नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुकमा जिले में माओवादियों ने किया आईईडी ब्लास्ट। हमले में कोंटा के एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे हुए शहीद, कई अन्य अधिकारी और जवान हुए घायल। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की प्रतिमा तोड़े जाने के मामले में राजनीतिक माहौल गरमाया। अमित जोगी ने दी आंदोलन की चेतावनी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में मंत्रिमंडल के साथ योगासन कर चिंतन शिविर 2.0 के दूसरे दिन की शुरुआत की। योग को बताया स्वस्थ जीवन शैली का आधार। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सल ऑपरेशन से बौखलाए माओवादियों ने एक बार फिर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। सोमवार को कोंटा एर्राबोरा मार्ग पर दोंदरा गांव के पास नक्सलियों ने पुलिस की गाड़ी को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया। इस हमले में कोंटा के एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए, जबकि कई अन्य अधिकारी और जवान घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार एडिशनल एसपी आकाश राव अपनी टीम के साथ गोलापल्ली की ओर एक नए कैंप की स्थापना के बाद कोंटा लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में नक्सलियों ने पहले से बिछाए आईईडी में विस्फोट कर उनकी गाड़ी को उड़ा दिया। हादसे में गंभीर रूप से घायल आकाश राव को तुरंत कोंटा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस ब्लास्ट में थाना प्रभारी सोनल और एसडीओपी समेत कई जवान घायल हुए हैं। थाना प्रभारी को प्राथमिक इलाज के बाद रायपुर रेफर किया गया है। आकाश राव गिरिपुंजे 2014 बैच के डीएसपी थे और हाल ही में एएसपी के पद पर पदोन्नत हुए थे। उन्होंने महासमुंद और रायपुर में भी अपनी सेवाएं दी थीं। अपने सेवा काल में उन्होंने कई वीरता पुरस्कार प्राप्त किए थे। घटना के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज ने हमले की पुष्टि की है। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आकाश राव को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि वे बहादुर अफसर थे और ये राज्य के लिए एक अपूरणीय क्षति है। सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र में हमारे एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे जी आईडी ब्लास्ट से उनका वो शहीद हो गए हैं। हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। बहुत ही बहादुर वो अधिकारी थे। विभिन्न स्थानों पर काम करते हुए गैलेंट्री अवार्ड उनको मिला था और इसलिए ये बड़ा ही दुख का विषय है हम सबके लिए भी। सर, ये घटना के पीछे कौन से लोग हैं, सर्चिंग क्या जारी है, किस तरीके से अभी ऑपरेशन पुलिस ने लॉन्च करी? सर्चिंग अनवरत जारी है, ऑपरेशंस लॉन्च होते ही हैं। इस घटना के पीछे कायराना हरकत है माओवादियों का। वो आईडी बिछा कर रखे हैं। ये आईडी किसी के लिए नहीं, ये गांव के विकास के मार्ग पर बिछा हुआ आईडी है। ये आईडी है इसलिए क्योंकि इसमें जानवर फंसते हैं। ये आईडी है इसलिए क्योंकि इसमें आमजन फंसते हैं और आज हमारे आर्म फोर्स के अधिकारी भी फंसे। एक तरफ नक्सल मोर्चे पर सरकार काम करी है, ऐसे में ऐसी घटना होना कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आ जाती है। सब एक जवानों की भुजाओं में बहुत ताकत है, एक क्षण भी कुछ नहीं रुकेगा। मैं आपसे स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि किसी सूरत में कोई बातचीत की स्थिति बनते रहती है तो ऐसी घटनाओं से खत्म हो जाता है। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा जिले में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की प्रतिमा तोड़े जाने के मामले में राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। रायपुर स्थित जोगी निवास में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर घटना की कड़ी निंदा की और सरकार पर तीखा हमला बोला। अमित जोगी ने कहा कि 26 मई की रात कुछ असामाजिक तत्वों ने पेंड्रा में लगी अजीत जोगी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मूर्ति तोड़ने की घटना नहीं है, बल्कि हमारे आत्मसम्मान पर हमला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस जगह पर प्रतिमा स्थापित थी वो भूमि जोगी परिवार की निजी संपत्ति है और वहां किसकी मूर्ति लगेगी इसका निर्णय शासन नहीं बल्कि हमारा परिवार करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित जोगी ने प्रशासन को 30 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर तय समय के भीतर उसी स्थान पर मूर्ति को ससम्मान स्थापित नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। अब आप लोग इसको लेकर कुछ नया निर्णय लिए हैं, 30 दिन का आप लोगों ने समय दिया था, क्या करेंगे? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां मूर्ति लगी है वो जमीन निजी है और हमारे परिवार की आधिपत्य की
भूमि है, उसमें किसकी मूर्ति लगनी चाहिए, किसकी मूर्ति नहीं लगनी चाहिए, ये प्रशासन तय नहीं करेगा। ये तय करने का अधिकार स्वयं मेरे परिवार का है। अगर बगिया में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बोलूं कि आपके घर में मैं फलां की मूर्ति लगा दूंगा, तो क्या ये न्यायोचित है? 30 दिन का समय हमने प्रशासन को दिया है। मूर्ति वहाँ है, आपको उसको केवल 4 फीट और ऊंचा जो चबूतरा बना पड़ा है उस पर रखनी है। उसका ससम्मान आप अनावरण कर दीजिए, लोकार्पण कर दीजिए। और अगर नहीं कर सकते तो फिर उस मूर्ति को मुख्यमंत्री जी के घर पे लेके आऊँगा और उनसे निवेदन करूँगा कि आप तो गौरेला आए नहीं अनावरण करने पापा की मूर्ति का, यहीं आप अनावरण कर दीजिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज भारतीय प्रबंध संस्थान नवा रायपुर परिसर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ योगासन कर चिंतन शिविर 2.0 के दूसरे दिन की शुरुआत की। उन्होंने योग को स्वस्थ जीवन शैली का आधार बताते हुए कहा कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मन को भी शांत करता है और हमें प्रकृति के और अधिक समीप लाता है। मुख्यमंत्री साय के साथ इस योग सत्र में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वन मंत्री केदार कश्यप, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री दयालाल बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा तथा IIM रायपुर के निदेशक प्रोफेसर राम कुमार काकानी भी शामिल हुए। दंतेवाड़ा जिले में शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जिला कलेक्टर कुणाल दुदावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि जिले में स्कूलों के विलय के बावजूद एक भी स्कूल बंद नहीं किया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि केवल प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के कोड को मर्ज किया गया है, जिससे बच्चों को एडमिशन में सुविधा होगी। कलेक्टर ने यह भी बताया कि 3 जून को गीदम ब्लॉक में हुई काउंसलिंग प्रक्रिया में अनियमितता पाई गई। मामले की जांच के बाद बीओ को दोषी पाया गया है और उनके निलंबन के लिए कमिश्नर को प्रस्ताव भेजा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर ने यह भी कहा कि बच्चों की शिक्षा में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी और जिले के सभी स्कूल सुचारू रूप से संचालित रहेंगे। दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत युक्तिकरण की प्रोसेस में एक ही प्रीमाइसेज में जो प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, HS और HSS संचालित थे, जो कि स्पेशल स्कूल स्वामी आत्मानंद या फिर इग्नाइट संस्थान है, उन सभी का मर्जर किया गया था। इसमें 74 जो स्कूल्स हैं उनका जो एक ही कैंपस में संचालित थे उनका मर्जर किया गया था। इस मर्जर से जो बार बार बच्चों को प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल में ट्रांजिशन करते थे, पुनः एडमिशन लेना पड़ता था, उससे जो है मुक्ति मिलेगी। एक ही एडमिशन से स्टार्टिंग क्लास से लेकर के जितनी एंड क्लास उस कैंपस में अवेलेबल है वहां तक की शिक्षा वो निर्विवाद रूप से प्राप्त कर सकेंगे। जिले में जो शिक्षकों की उपलब्धता शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकीय विद्यालय हैं उनमें भी बढ़ेगी। मैं अगर बात करूं तो युक्तिकरण के पहले प्राइमरी स्तर पर 2 शालाएं शिक्षक विहीन थी, उन दोनों शालाओं में शिक्षकों के पद भर गए। 139 संस्थाएं ऐसी थी जो एकल शिक्षकीय हैं, 127 शिक्षक अतिशेष हुए प्राइमरी के स्तर पर, 127 एकल शिक्षकीय शालाओं में पदस्थापना हो गई है, तो उसका भी पूर्ण रूप से निराकरण हो गया। सिमिलरली माध्यमिक शालाओं के स्तर में भी जो विषय विशेषज्ञ से जो टीचर्स हैं उनकी भी अवेलेबिलिटी जो शालाओं में है वो बढ़ेगी और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। इसमें जो काउंसलिंग है वो आज निर्विवाद रूप से संचालित हुई और पूरे पारदर्शी तरीके से काउंसलिंग को संपन्न कराया गया। नवीन पदस्थापना आदेश सभी शिक्षकों के लिए जारी कर दिए गए। मरवाही वन मंडल में अवैध रूप से काटी गई सागौन की लकड़ियों को लेकर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मरवाही वन मंडल अधिकारी के निर्देश पर वन विभाग की टीम ने कोरजा परिसर अंतर्गत ग्राम पंचायत कोरजा बालधार बस्ती के गरारीपारा क्षेत्र में छापेमारी कर एक निर्माणाधीन मकान से अवैध सागौन की 16 बल्लियां जब्त की हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये लकड़ी गरारीपारा के जंगल से अवैध रूप से काटी गई थी और मिथिलेश सूर्यवंशी नामक व्यक्ति के घर पर बाड़ी में छुपा कर रखी गई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिकार अधिनियम 1927 की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जब्त की गई वनोपज को विभागीय प्रक्रिया के तहत मरना काष्ठागार पेंड्रा रोड भेजा गया है, जहां इसे सुरक्षा के साथ काष्ठागार अधिकारी को सुपुर्द किया गया। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जंगलों की अवैध कटाई और वनोपज की चोरी पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और इस प्रकार के मामलों में संलिप्त व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कोरजा बालधार में
एक रेड की कार्रवाई हुई, क्या जानकारी है? चल में क्या है, डीएफओ मैम के पास शिकायत गई थी कि मतलब सागुन कटा हुआ करके, तो आए हैं उसके घर में, तो वहाँ पे वो क्या नया मकान बना रहा है, उसमें सेंटरिंग में सागुन की बल्ली लगाई हुआ था। आपकी क्या नाम है? क्या मिथिलेश सोनवानी करके है कोई। कितनी बल्ली जब्त हुई है? 16 नग सागुन की कहाँ बल्ली। से काटा है, क्या इसके बारे में पता शादी कर रहा है विभाग? अब वो बीट गार्ड जाके वो अपने जंगल में चेक करेगा। किस प्रकार की कार्रवाई होगी सर? जब्ती की कार्रवाई तो हो गई। जब्ती हो गई है, वो अपराधी को लेके जा रहे हैं साथ में। अब उसमें लापरवाही क्या, मतलब बहुत बड़ा एरिया है, तो मतलब निस्तार के तो कट क्या ही जाता। कार्रवाई बनती है सर? तो जब्ती हो गई है वो, और उसको लेके जा रहे हैं चालान के द्वारा, प्लस अपराधी को भी लेके जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से एक बड़ी साइबर ठगी का खुलासा हुआ है, जिसमें जिले का एक बैंक खाता देश भर में 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की ऑनलाइन ठगी में इस्तेमाल हो रहा था। ये खाता एक कृषि केंद्र के नाम पर नामदेव साहू द्वारा संचालित किया जा रहा था, जिसे म्यूल अकाउंट यानी साइबर अपराधियों के लिए धन के लेन देन हेतु इस्तेमाल होने वाला खाता माना गया। जांच में सामने आया कि नामदेव साहू ने अपने साथी सत्यनारायण दुबे के साथ मिलकर जानबूझकर यह खाता साइबर ठगों को उपलब्ध करवाया था। आरोपी के आईसीआईसीआई बैंक खाते से 2023 और 24 के दौरान 2.5 करोड़ रुपए से अधिक का संदेहास्पद लेन देन हुआ है। इस खाते से जुड़े 16 राज्यों में 56 साइबर ठगी की शिकायतें सामने आई हैं, जिनमें अब तक 70 लाख रुपए से अधिक की ठगी की पुष्टि हो चुकी है। कई मामले में पीड़ितों द्वारा शिकायत दर्ज नहीं कराई गई, जिससे बाकी रकम भी साइबर अपराध से अर्जित होने की आशंका जताई जा रही है। आरोपी नामदेव साहू के विरुद्ध थाना लोहरा में पहले से ही धोखाधड़ी और 1 करोड़ 90 लाख रुपए के गबन का मामला दर्ज है। ये नामदेव साहू नाम के व्यक्ति है जो करीब 16 राज्यों में इसके द्वारा ठगी की गई है और करीब 56 इसके खिलाफ मुकदमे और कंप्लेंट दायर हैं विभिन्न राज्यों में। इसके द्वारा मेन मॉडस ऑपरेंडी ये है कि अपना एक खाता इसने खुलवाया था, जिसका एक मुख्य आरोपी सत्यनारायण दुबे है। दुबे ने इसको प्रेरित किया था कि एक खाता करंट अकाउंट का इसने अपने फर्म का खोल के रखा है, उस खाते में ये पैसा जमा करवाता है और उन पैसों में से 10% काट के ये आगे ट्रांसफ़र करने का व्यवस्था की है इसने, जिसके लिए इसके सारे बैंक के चेकबुक, एटीएम कार्ड, इसकी एक सिम, जिसका मोबाइल नंबर भी इसका वो ठगों के द्वारा लेके रखा गया। पुरानी हिस्ट्री क्या रही सर इसकी? पुरानी हिस्ट्री इसने 1 करोड़ 90 लाख की ठगी लोहारा थाने में की थी। सहकारिता बैंक के तहत लोन के नाम पर ठगी की थी, जिसमें ये जेल जाके आया है। और सत्यनारायण दुबे भी इसका पुराना साथी है, वो भी इसके साथ उस केस में भी था और इस केस में। क्या और भी लोग शामिल हैं? क्या सर गिरफ्तारियां बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ सकती हैं। इसमें अभी सत्यनारायण दुबे को पकड़ रहे हैं, वो जैसे ही पकड़ में आता है उससे पूछताछ करेंगे और इसको आमने सामने, इसका भी पुलिस रिमांड लिया जा रहा है, तो रिमांड पर लेके दोनों के आमने सामने बुला के बैठा के इसे तस्दीक करेंगे कि किन किन मामलों में। और क्योंकि बैंक अभी खुली नहीं है तो कल इसके बैंक का भी स्टेटमेंट निकालेंगे। जैसा कि अभी प्राथमिक तौर पर हमको जानकारी मिली है, इसके खाते में 70 लाख रुपए अभी जमा है। क्या राशि और बढ़ सकती है? राशि बिल्कुल बढ़ सकती है और इसके डिटेल पूरे 1 साल का 2 साल का लेंगे। जब से खाता खुला है तब से इसने कितने का फ्रॉड किया है, तो अंदाजन ये करोड़ों में बैठेगा और हो सकता है 10-20 करोड़ से भी ज़्यादा। सर ये आरोपी जो है कैसे जो है ठगी के कॉन्ट्रैक्ट में आया और कितना फीसदी जो है कमीशन लेते थे? अभी इसके द्वारा बताया गया कि एक सत्यनारायण दुबे इसका पुराना साथी है, उसने इससे बोला कि ऐसे ऐसे एक नया वो आया है धंधा जिसके तहत अपने ऐसा पैसा कमा सकते हैं। इसके तहत 10% कमीशन के आधार पर इसमें 10 लाख रुपए इसके खाते में आएंगे तो 1 लाख रुपए इसको ट्रांसफर किए जाएंगे। राजिम विधायक रोहित साहू ने शनिवार को गरियाबंद स्थित जिला भाजपा कार्यालय में अपने पहले जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में आम नागरिक, ग्रामीण और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 20 से अधिक मांग और शिकायतों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। विधायक रोहित साहू ने बताया कि जनदर्शन का उद्देश्य जनता से सीधे संवाद स्थापित कर स्थानीय समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने कहा कि अब हर महीने जिला मुख्यालय छुरा और फिंगेश्वर में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जनदर्शन के दौरान ग्राम कस और सुहागपुर में
धीमी नल जल योजना की शिकायतें सामने आई, जिस पर विधायक ने पीएचई विभाग को निर्देश जारी किए। शिव दुर्गा मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर भी मांगे सामने आई, जो राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ीकरण की जद में है। विधायक ने मंदिर के लिए जमीन चिन्हांकित कर पालिका अध्यक्ष व नागरिकों के साथ सामंजस्य स्थापित कर पुनर्निर्माण करने की बात कही है। समस्याओं को सुनने के लिए आज बैठे महीने में एक दिन, हर महीने एक दिन हम यहाँ बैठेंगे। महीने में एक दिन गरियाबंद बैठेंगे, महीने में एक दिन फिंगेश्वर विकास छुरा विकास खंड में बैठेंगे और 2 दिन फिंगेश्वर विकास खंड में निवास में बैठेंगे। 20 से 21 कुछ आवेदन आए हैं, जिसमें कुछ 1-2 काम कुछ गंभीर और महत्वपूर्ण विषय लेकर आए। जैसे छोटी छोटी समस्या थी जी, बहुत सारी समस्या हमारी सुशासन त्योहार में अब समाप्त भी हो गई। कुछ छोटी छोटी समस्या है, कोई महत्वपूर्ण समस्या लेके एक तो आया था, जैसे हम कसेरू या सुहागपुर की बात करें, ग्रामवासियों द्वारा मांग किए थे, वहाँ नल जल की जो व्यवस्था बनी हुई है, जल प्रदाय करने की योजना, जो हर घर पहुँचाने की योजना है, उस योजना का पानी टंकी का निर्माण हुआ, पाइपलाइन का विस्तार हो रहा है, वो बहुत धीमी गति से चल रहा है जी। एक महत्वपूर्ण विषय है हमारे नगर पालिका गरियाबंद का। हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ के कुछ समाज सेवी और हमारे प्रमुख जनों के द्वारा कुछ मांग की गई थी। हमारे यहाँ आराध्य देवी हम सबके माता दुर्गा की मंदिर, उस माता दुर्गा की मंदिर को अभी एनएच का जो नया रोड बना रहे हैं, उसमें कुछ प्रभावित हो रहा है। तो उस मंदिर को जगह जो है पूर्व में जो हमारी जो मंदिर की जो स्थल है, वहाँ से लगा हुआ हमारा कितना जमीन हो सीमांकन कराए। पूर्व में कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार को, एसडीएम को निर्देशित किए थे, जिसके माध्यम से वहाँ सर्वे का काम भी हो, वहाँ अपने सीमांकन का काम भी हुआ। तो उसमें हमारे मंदिर का जो जमीन है, वो मंदिर की जमीन आरक्षित करने के लिए आज भी बात किए हैं। जमीन तो है हमारा थाने के पास लगा हुआ, थाना के परिसर में, उस जमीन को चिन्हांकित करके वहाँ मंदिर को एक भव्य मंदिर भी निर्माण हो, इनकी मांग की गई है। तो उनकी व्यवस्था हमारे नगर पालिका अध्यक्ष की और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वहाँ भी निदान कर रहे हैं, समस्या का समाधान हो अधिकारियों के साथ बैठ के, ये सारी व्यवस्था। रामानुजगंज के नगर पालिका अंतर्गत वार्ड क्रमांक 15 में शनिवार को उस वक्त तनाव की स्थिति बन गई जब कोर्ट के आदेश पर प्रार्थी को कब्जा दिलाने पहुंची प्रशासनिक टीम के साथ स्थानीय लोगों ने पथराव और मारपीट कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्व विभाग की एक टीम कोर्ट के आदेश के तहत एक मकान का कब्जा दिलाने पहुंची थी। इस दौरान जैसे ही मकान तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई, विरोध कर रहे पक्ष ने आक्रोशित होकर प्रशासनिक टीम पर पथराव शुरू कर दिया। मौके पर हंगामे और मारपीट की स्थिति बन गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। हालात बिगड़ता देख तत्काल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और बीच बचाव कर स्थिति को नियंत्रित किया। इस दौरान कुछ कर्मियों को हल्की चोटें भी आई हैं। रामानुजगंज प्रशासन का कहना है कि कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के तहत कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन विरोध कर रहे लोगों ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश की। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही जा रही है। रायपुर के देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में विदेशी मुद्रा चोरी के एक बड़े मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। बीके ट्रांसपोर्ट कंपनी से डॉलर की अदला बदली के दौरान 20,000 अमेरिकी डॉलर, जिसे भारतीय मुद्रा में लगभग 17,30,000 रुपए माना गया, इसकी चोरी की गई थी। इस मामले में पुलिस ने कंपनी में कार्यरत साहिल गोधवानी और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस चोरी का मास्टरमाइंड कोई बाहरी नहीं बल्कि कंपनी का कर्मचारी साहिल ही निकला,
जिसने कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लालच में इस वारदात को अंजाम दिया। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना देवेंद्र नगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की गई पूरी रकम के साथ साथ 4 मोबाइल फोन, 1 MG हेक्टर कार भी बरामद की गई है। CSP सिविल लाइन अजय कुमार ने बताया कि आरोपियों ने पूरी वारदात को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया था। फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। जी, रायपुर में एक करेंसी एक्सचेंज का स्टोर है जो कि विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने का कार्य करता है। उसके द्वारा थाना देवेंद्र नगर में एक कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी कि उसने लोकल कुरियर शॉप में अपने दूसरे सेंटर में कुछ लगभग $20,000 भेजे थे जो कि गंतव्य तक नहीं पहुँचे, और उसके संबंध में शिकायत पाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें ACCU की टीम और थाना देवेंद्र नगर की टीम ने संयुक्त रूप से प्रयास किए और उसमें पता लगा कि उसी कंपनी के ही कर्मचारी ने बीच में कुरियर के बीच में वो पैसे गबन कर लिए, लगभग $20,000, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसके साथ एक और सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है और उससे कुल मशरूका $20,000 अमेरिकी जब्त किए गए। बिलासपुर शहर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए एक बड़ी कार्रवाई की है। निगम की टीम ने रपटा पुल के पास बनी करीब 70 से 80 अवैध दुकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार शनिचरी रपटा के पास स्थित शराब दुकान के चलते यहां पर रोज भारी भीड़ जमा हो जाती थी। इस भीड़ का फायदा उठाते हुए कई लोगों ने सड़क किनारे अवैध रूप से दुकानें बना ली थीं, जिससे पुल तक का यातायात पूरी तरह बाधित हो रहा था। निगम प्रशासन द्वारा कई बार समझाइश दी गई, लेकिन अतिक्रमणकारी मानने को तैयार नहीं थे। आखिरकार निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। बताया जा रहा है कि ये सभी दुकानें पिछले कई वर्षों से अवैध रूप से संचालित हो रही थीं। अतिक्रमण शाखा प्रभारी प्रमिल शर्मा ने बताया कि जनता की शिकायतें लंबे समय से मिल रही थीं। यातायात बाधित होने और असुरक्षा की स्थिति को देखते हुए ये कदम उठाना बेहद जरूरी हो गया था। नगर निगम की इस कार्रवाई से जहां एक ओर राहगीरों को राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर अतिक्रमणकारियों को भी बड़ा सबक मिला है कि सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा कर व्यापार करना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से नाप तोल और इन्हें बता दिया गया था इतने इतने सरकारी ज़मीन है, तो उसके निशान लगा दिए थे। उसके बाद इनको तोड़ने का आदेश दिए गए थे, तो कुछ लोगों ने अपने हिसाब से तोड़ ली, जिन्होंने नहीं हटाया है तो आज हटाने के आदेश दिए गए तो उसको हटाया जा रहा है। 80 दुकानें हटाई वहाँ से, कभी और लोग ने समय मांगा है अपने गुमटी हटाने के लिए, तो समय दिया गया है। आज के अंक में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की अहम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल TV।